students, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बीकानेर। आज हम फोटोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Photochemistry, a sub-discipline of chemistry, is the study of chemical reaction that proceed with absorption of light by atom or molecule. एटम या मॉलिक्यूल्स के द्वारा लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अध्ययन को हम फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ए सोर्स ऑफ एनर्जी। द लाइट मस्ट बी absorbed by a chemical substance in order for photochemical reaction to take place. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है और लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद ही केमिकल सब्सटेंस फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। फॉर ईच फोटोन ऑफ लाइट एब्सॉर्ब बाय ए केमिकल सिस्टम, नो मोर देन वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेट for a photochemical reaction as defined by quantum theory. Laws of photochemistry. प्रकाश रसायन के नियम। प्रकाश रसायन के में मुख्य रूप से उन अभिक्रियाओं के वेग एवं क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये अभिक्रियाएं मुख्य रूप से दो नियम द्वारा निर्देशित होती हैं। पहला नियम है गॉस-ड्रेपर नियम या रैपर लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ फोटो एक्टिवेशन। इस नियम के अनुसार जब किसी पदार्थ के साथ प्रकाश विकिरण टकराते हैं तो आपतित किरणों का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है जो पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। प्रकाश किरणों का शेष भाग जो पारगत हो जाता है या परावर्तित हो जाता है और उसका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कोई योगदान नहीं होता है। ओनली दोज लाइट which are absorbed by the reacting system can produce photochemical changes. When monochromatic light radiation passes through the homogeneous medium, some of light radiation are absorbed by the solution which is known as IA. Some of light radiation are reflected, denoted as IR, and some of the light radiation are transmitted to the solution, denoted as IT. यद्यपि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश विकिरणों के अवशोषण से संपन्न हो सकती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो अवशोषित प्रकाश विकिरण है वो रासायनिक दृष्टि से प्रभावी हो, अर्थात उसके द्वारा रासायनिक क्रियाएं संपन्न हो। जितनी मात्रा में अवशोषित हुआ है उतनी ही मात्रा में रासायनिक क्रियाएं हो। यदि अणुओं के लिए अभिक्रिया करने की परिस्थिति अनुकूल न हो तो उस अवशोषित प्रकाश विकिरणों का कुछ या संपूर्ण भाग या तो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है अथवा कुछ स्थिति में अवशोषित प्रकाश विकिरण उसी अथवा बदली हुई आवृत्ति के विकिरणों के रूप में पुनः उत्सर्जित या ट्रांसमिटेड हो जाता है। अवशोषित प्रकाश विकिरणों से कोई रासायनिक परिवर्तन होगा या नहीं, इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि कितने परिमाण में प्रकाश विकिरणों का अवशोषण हुआ है। माना पदार्थ में प्रवेश करने वाली आपतित विकिरणों की तीव्रता I0 है, इसमें से अवशोषित विकिरणों की तीव्रता IA है और पारगत या ट्रांसमिटेड विकिरणों की तीव्रता IT है। तब I0 = IA + IT।
या IA इक्वल टू I0 माइनस IT। यदि गैसीय पदार्थों अथवा विलयन के लिए ट्रांसमिटेड विकिरणों की तीव्रता को हम बियर के नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अनुसार IT इक्वल टू I0 E माइनस KC होता है। C यहाँ पर कंसंट्रेशन है। और गैसों अथवा विलयनों के अतिरिक्त शेष समस्त पदार्थों के लिए पारागत या ट्रांसमिटेड लाइट, पारागत विकिरणों या ट्रांसमिटेड रेडिएशन की तीव्रता को लैम्बर्ट नियम के अनुसार याद कर सकते हैं, जिसके अनुसार IT इक्वल टू I0 E माइनस KT और IT इक्वल टू I0 E माइनस KCC। यदि हम IT का मान IA इक्वल टू I0 माइनस IT समीकरण में रखें तो IA इक्वल टू I0 माइनस I0 E माइनस KCC या IA इक्वल टू I0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस KCC होगा। इस समीकरण में अवशोषित प्रकाश की तीव्रता या अवशोषित विकिरणों के परिणाम को ज्ञात किया जा सकता है। इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। पहली, यह नियम केवल गुणात्मक है, ना तो इससे इस बात की जानकारी मिल सकती है कि तंत्र द्वारा कितनी विकिरणों का अवशोषण हुआ है और ना हम ये जान सकते हैं कि अवशोषित विकिरणों से कितने अणु उत्तेजित हुए हैं। दूसरा लिमिटेशन है कि सामान्यतः ये मानते हैं कि यह नियम केवल प्राथमिक प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों पर लागू होता है, लेकिन सेकेंडरी प्रक्रमों पर भी ये आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से असफल रहता है। दूसरा नियम या सेकेंड लॉ चार्ल्स आइंस्टाइन लॉ और आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है। चार्ल्स आइंस्टाइन का नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम है। सन 1908 में चार्ल्स ने यह तथा 1912 में आइंस्टाइन ने ऊर्जा की क्वांटम अवधारणा को अणुओं की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू किया और एक नियम किया जिसे क्वांटम सक्रियण, क्वांटम एक्टिवेशन अथवा प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम अथवा चार्ल्स आइंस्टाइन का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक अणु द्वारा अवशोषित विकिरणों का प्रत्येक क्वांटम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में एक अणु को सक्रिय करता है। Each molecule of absorbing substance absorbs one photon or quantum of radiation in primary processes। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कई पदों में संपन्न होती हैं, अतः इसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि अभिक्रिया का प्रकाश अवशोषण वाला अणु प्राथमिक पद कौन सा है और आगे के अन्य पद कौन से हैं। कई बार क्या होता है कि एक अणु एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट में बदल जाता है, पर कुछ कंडीशन में जो लाइट एब्जॉर्ब करने वाला अणु है वो दूसरे अणुओं को एक्टिवेट कर देता है और एक चेन ऑफ रिएक्शन के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। अतः यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्येक अवशोषित क्वांटा से एक अणु अभिक्रिया में भाग लेगा।
ऊर्जा के एक क्वांटम या एक फोटोन का अर्थ है h nu ऑफ एनर्जी। इसमें h प्लांक स्थिरांक है और nu विकिरणों की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है। क्रिया कारक का एक अणु एक फोटोन के अवशोषण से उत्तेजित होता है। मान लो हमने एक रिएक्टेंट A लिया जो h nu ऊर्जा या लाइट एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल A स्टार में चेंज हो जाता है। तो ए मॉलिक्यूल एक्वायर एनर्जी बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन। Thus एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इक्वल टू h nu और h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मान 6.624 × 10⁻34 है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्बिंग फोटोन है। n या हम इसको E इक्वल टू NH nu कह सकते हैं। तो यहाँ पर n एवोगैड्रो संख्या है। ऊर्जा की यह मात्रा E जो पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित होती है आइंस्टाइन कहलाती है। तो यदि द एनर्जी possessed by 1 mole of photon or the energy absorbed by 1 mole of reacting molecule is called as 1 Einstein. In case E is equal to 2.86 × 10⁵ upon lambda angstrom kilocalorie per mole. In SI unit, E is equal to 11.97 × 10⁻⁵ kilojoules per mole. Thus, the energy per Einstein is inversely proportional to the wavelength of radiation. Shorter the wavelength of the radiation, greater is the energy per Einstein. For example, the order of wavelength of different radiation is X-ray is less than ultraviolet rays, is less than visible, is less than infrared. Hence, the energy per Einstein of these radiation are in order X-ray is greater than ultraviolet, is greater than visible, is greater than infrared. पदार्थ के प्रति मोल अवशोषित ऊर्जा का मान बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के साथ घटता है। अतः पराबैंगनी या 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए ऊर्जा का मान 2.99 × 10⁴ किलो जूल पर मोल है और लाल अथवा 750 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए ऊर्जा का मान 1.59 × 10⁻² किलो जूल पर मोल है। अतः उच्च ऊर्जा वाले दृश्य एवं पराबैंगनी विकिरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए प्रभावी विकिरण होते हैं, जबकि उच्च तरंगदैर्ध्य या कम ऊर्जा वाले अवरक्त या इंफ्रारेड रेडिएशन रासायनिक दृष्टि से सक्रिय नहीं होते हैं। इस नियम की वैधता निम्न कारणों से है। पहला, एक फोटोन से उत्तेजित हुए अणु की उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट की आयु इतनी कम होती है कि उसे दूसरा फोटोन अवशोषित करने का मौका या अवसर नहीं मिलता है। अतः एक अणु केवल एक ही फोटोन का अवशोषण कर पाता है। तो जब एक मॉलिक्यूल एक फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसका लाइफ टाइम इतना कम होता है कि वो दूसरा फोटोन
एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है और प्रोडक्ट में बदल जाता है या अपनी एनर्जी रेडिएट करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। दूसरा, इन प्रक्रमों में प्रयुक्त प्रकाश की तीव्रता इतनी कम होती है कि दूसरे फोटोन को अवशोषित करने की संभावना नहीं रहती है। यदि हम उच्च ऊर्जा वाली लेजर किरणों का उपयोग करें तो एक से ज़्यादा फोटोन एब्सॉर्ब होते हैं।